हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपकी बुक है अंतराल, और अंतराल बुक से जो आपका चैप्टर है बिस्कोहर की माटी, इसकी आसान समरी करवाने वाला हूं। ये वैसे बुक में बहुत ही ज़्यादा डीप लेंथी चैप्टर है और आप अगर इस वीडियो को देखते हो तो इजी नोट्स के थ्रू आपको समझाया जाएगा और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 2024-25 सेशन के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई क्वेरी है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने मैंशनड है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस पर सर्च मारें क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। ठीक है, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है। यहाँ पे आपको जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर बिस्कोहर की माटी की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। तो यह पाठ जो है वो लेखक की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी कि जब अपने बारे में आप कुछ लिख रहे हो, आत्मकथा, तो लेखक अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा का नाम है नंगातलाई। तो ये नंगातलाई नाम से जो इसकी आत्मकथा है, वहां से एक छोटा सा अंश लिया गया है और आपके सिलेबस में ये चैप्टर के रूप में दिया गया है। ओके, वैसे तो बहुत बड़ी आत्मकथा है भाई, लेखक के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन लेखक ने पर्टिकुलर एक छोटा सा एक अंश आपके सिलेबस में दिया है। ठीक है, और बिस्कोहर की माटी के नाम से ये दिया गया है। तो इसमें लेखक ने प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों के बारे में बताया है कि कैसे मनुष्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और हमारा क्या प्रकृति से संबंध है वो बताया गया है। तो ये जो बिस्कोहर की माटी नाम से पाठ है, ये हमें ग्रामीण जीवन के बारे में भी बताता है, यानी कि गांव कैसा होता है। ठीक है, आप अगर ग्रामीण जीवन के बारे में सोचते हो तो इसमें जो गांव का नाम है वो बिस्कोहर है। जैसे कि नाम से पता चलता है बिस्कोहर की माटी, यानी कि बिस्कोहर नाम से एक गांव है जो लेखक का गांव था। और गांव का जीवन कैसा होता है, गांव में जड़ी बूटियां होती हैं, गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए बहुत सारे ग्रामीण उपाय होते हैं, या गांव में बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, बहुत सारे फूल वगैरह उगते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो प्रकृति से रिलेटेड हैं वो हमें इस लेखक ने बताई हैं। ठीक है, अपने इस चैप्टर में बिस्कोहर की माटी में। तो अब हम समझते हैं वन बाय वन करके कि क्या है इसमें। तो देखो, प्रस्तुत पाठ में लेखक अपने गांव तथा वहां के प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली और गांव में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी माँ से जुड़ी यादों का वर्णन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कवि कह रहा हूँ, लेखक जो है वो अपने गांव के बारे में, जो बिस्कोहर गांव है उसकी जो ग्रामीण लाइफस्टाइल होती है, जो जीवन शैली होती है कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, वो बताया है। गांव का प्राकृतिक परिवेश कैसा है, यानी कि गांव के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, और गांव के अंदर अगर कोई बीमार हो जाता है तो घरेलू लेवल पर उसको जो उपचार दिया जाता है प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके, उसके बारे में बताया गया है। और लेखक का अपनी माँ से जो जुड़ाव रहा है, अपनी माँ से जो उनका कनेक्शन था, वो भी इसमें बताया गया है। तो अब हम इसको ही आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने हेडिंग है कोइयाँ। कोइयाँ क्या होता है? एक प्रकार का जल पुष्प होता है, पानी में खिलने वाला एक फूल होता है, पुष्प होता है, और इसे कुमुद और कोका बेली के नाम जाना जाता है। ठीक है, तो कोइया नाम से एक फ्लावर होता है। ठीक है, और इसके नाम है, कुमुद नाम से भी जाना जाता है, कोका बेली नाम से भी इसको पुकारा जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो शरद ऋतु में, मीन सर्दियों के समय, जहां भी पानी एकत्रित होता है कोइया का फूल वहां पर उग जाता है। खासकर पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जब पानी कहीं पे इकट्ठा होता है तो सर्दियों के टाइम पे ये कोइया नाम से जो फ्लावर है ये अक्सर देखा गया है कि ये वहां पे खिल जाता है, उग जाता है। और शरद की चांदनी में, मीन सर्दियों की चांदनी में, कोइया की पत्तियां तथा उजली चांदनी एक सी लगती है। जैसे चांद चमकता है ना, वाइट कलर एकदम चमकदार, वैसा ही कोइया का जो फूल होता है वो भी ऐसा ही होता है। और इसकी जो सुगंध है वो भी बहुत मादक, बहुत अच्छी होती है। देखो, ये है कोइया, जिसको कोका बेली या कुमुद भी कहा जाता है। तो ये वाइट, एकदम ऐसा चटक वाइट लगता है मानो जैसे चांदनी खुद चमक रही हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये फूल उगता है। आगे देखते हैं। लेखक के अनुसार बच्चे का माँ से संबंध भी अद्भुत होता है। लेखक बताता है, एक जो बच्चा होता है ना, उसका अपनी माँ के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। और बच्चा जन्म लेते ही माँ के दूध के भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसको, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को जब पैदा होता है तो कुछ महीनों तक माँ का ही दूध पीना पड़ता है, वही उसके लिए सबसे बेहतर भोजन होता है, वही, उसी से बच्चा अपना पेट भरता है। तो माँ से तो उसका कनेक्शन होता है। नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के समान है। जो एकदम पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए दूध ही सब कुछ है और वो एकदम अमृत समान है। वो पैदा होते ही रोटी तो खाएगा नहीं बच्चा।
तो बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता बल्कि माँ से संस्कार भी ग्रहण करता है। देखो जैसी माँ होगी ना बच्चे के ऊपर वैसा ही असर आएगा। अगर माँ उसको अच्छे संस्कार देगी तो बच्चा बचपन से ही अच्छा रहेगा। अगर माँ उसको ध्यान नहीं देगी ज़्यादा उसके ऊपर, या वो अगर संस्कार मतलब संस्कार वो उतने अच्छे ना हो, खराब हो, तो क्या होगा कि बच्चे का चरित्र भी वैसा ही बनता है। तो जो उसके चरित्र तथा व्यक्तित्व यानी कि जो आपका कैरेक्टर है, ठीक है, और एक आपकी पर्सनैलिटी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश कैसी है, आपकी माता ने आपको कैसे संस्कार दिए हैं। अगर माता ने अच्छे संस्कार दिए हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, आपका कैरेक्टर भी अच्छा होगा। तो यही हमें लेखक ने बताने की कोशिश करी है कि माँ और जो बच्चा है उसका संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, माता का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अब आगे समझते हैं माँ का दूध। तो देखो बच्चा जब माँ का दूध पीता है रोता भी है, सुबकता भी है, माँ को कभी मारता भी है, छटपटाता भी है, कभी माँ भी उसको डराने के लिए थोड़ा धमकाती है, मारती है, तो फिर भी बच्चा माँ से ही चिपटा रहता है। ऐसा तो है नहीं माँ ने धमका दिया या माँ ने अगर थोड़ा उसको मार दिया तो बच्चा माँ से कभी बात ना करे। तो माँ से ही बच्चा चिपटा रहता है, चाहे माँ उसको कितना भी मारे धमकाए, बच्चा जो है वो माँ से दूर कभी भी नहीं हो सकता। तो बच्चा माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता है, बच्चा दांत निकलने पर टीसता है, अर्थात हर चीज को दांत से काटता है। छोटा बच्चा होता है तो वो कभी वो माँ के पेट से ही चिपटा रहता है, कभी माँ को इधर उधर काटता है, बच्चा छोटा छोटा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये बचपन में होती हैं ये सब चीजें। ठीक है, फिर है चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ दूध पिलाती है तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद का महसूस करता है कि जब चांद रात हो, चांद निकला हुआ है, चांदनी के बिल्कुल आंगन में चारपाई डालकर माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा आनंद आता है उस टाइम पे। और वो माँ की ममता वहाँ पर प्रकट होती है कि किस तरीके से माँ प्यार के साथ बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला टॉपिक है विश्वनाथ पर अत्याचार। अब विश्वनाथ कौन है? अब जो विश्वनाथ है वो ही इस पाठ का लेखक है, जो अपनी आत्मकथा बता रहा है कि भाई मेरे ऊपर तो अत्याचार हो गया था एक बारी। कैसे कि अभी मैं अपनी माँ का दूध पीता ही था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। ठीक है, अभी उसका दूध छूटा नहीं था और उसका एक और भाई आ गया। अब क्या होगा भाई, जो छोटा भाई है दूध पे उसका अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि भाई माँ के दूध पर तो छोटे भाई का अधिकार हो गया, तो विश्वनाथ जो था, जो हमारे लेखक हैं, उनका दूध छूट गया। जब वो माँ का दूध पिया करते थे उस पर अब छोटे भाई का अधिकार हो गया। तो वो कहता है ये तो मेरे साथ यार अत्याचार हो गया। तो विश्वनाथ को उनके 3 साल होने तक पड़ोस की केसराइन दाई ने पाला था, जो दाई माँ होती है ना, जो उन्होंने ही फिर उसको पाला विश्वनाथ को। ठीक है, क्योंकि छोटा भाई हो गया था तो माँ उसी के साथ बिजी रहती थी, उसी को संभालती थी, तो माँ का स्थान दाई ने ले लिया। अब तो पहले माँ संभाला करती थी विश्वनाथ को, अब उसकी सारी देख रेख जितनी भी टेक केयर है वो कौन करता था? जो केसरियाइन दाई होती है वो करती थी। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई माँ का स्थान जब उस दाई ने ले लिया तो विश्वनाथ पर एक तरीके से वो कहता है अत्याचार हो गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुआ था, तो आप वहाँ पे बताओगे कि भाई वो माँ का दूध पिया करता था और जैसे ही उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तो छोटे भाई का अधिकार हो गया दूध पे, तो बड़े भाई का दूध छूट गया विश्वनाथ का, तो यही उसके लिए सबसे बड़ा अत्याचार था। अगला टॉपिक है दिलशाद गार्डन में बतख। तो देखो दिलशाद गार्डन में जब लेखक जाता है विश्वनाथ त्रिपाठी, तो वो लेखक वहां पे देखता है कि बतख बहुत सारी थी। ठीक है, बहुत सारी बतख होती हैं पानी में, उसको वो लेखक देखता है, ऑब्जर्व करता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वो ये देखता है कि बतख जो है वो अंडे देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है। जब बतख को अंडे देने होते हैं वैसे तो वो पानी में रहती है यूजुअली बतख जो होती है, लेकिन जब उसको अंडे देने होते हैं तो वो क्या करती है, पानी छोड़कर अपना जमीन पर आ जाती है। और लेखक ने एक बतख को कई अंडों को सेते देखा, यानी अंडों के लेखक ने देखा कि भाई ये क्या चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो इस तरीके से कुछ बतख दिखती हैं, आप सभी ने देखा होगा डक जिसको हम कहते हैं, पानी में अक्सर रहती है, तालाब वगैरह में आपने अगर कभी देखी हो बतख, तो ये जब अंडे देने का टाइम आता है तो ये पानी से निकलकर जमीन में आ जाती है। अब होता क्या है कि बहुत सारे अंडे से रही थी और लेखक ने उसको देखा। अब आगे क्या होता है आइए हम देखते हैं। तो लेखक को बतख माँ तथा मानव शिशु माँ में समानताएं दिखी। एक बतख की जो माँ होती है, छोटे बच्चे होते हैं उनका वो ध्यान रखती है, और ऐसे ही एक मनुष्य की माँ होती है वो भी ध्यान रखती है। ठीक है, जो माँ होती है ना, वो चाहे जानवरों की माँ हो, पक्षियों की माँ हो या मनुष्यों की माँ हो, माँ माँ होती है, वो ध्यान रखती है अपने बच्चों का। और आगे क्या होता है
कि जिस प्रकार बतख पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखती है ना, बतख क्या करती है, अपने पंख फैलाती है, अपने अंडों को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखती है, कौए से बचाकर रखती है, कोई आके नुकसान ना पहुंचा दे अंडों को। तो ऐसे ही मनुष्यों की जो माँ होती है वो भी खतरे को भांप लेती है और अपने बच्चों को दुनिया की नज़रों से, दुनिया से बचाकर रखती है। तो ये मनुष्य की माँ और बतख की माँ में समानता है। और अपनी पैनी चोंच से सतर्कता, यानी कि एकदम एक्टिवली, एकदम कॉशनली, आप कह सकते हो ध्यान रखते हुए, कोमलता से अपने पंखों के अंदर छिपा कर रखती है वो, ठीक है, अंडों को। जो छोटे छोटे बतख के अंडे होते हैं उसको वो अपनी पैनी चोंच से थोड़ा सा अपने पंखों के नीचे दबाकर और छिपा कर रखती है, और हमेशा निगाह कौवे की ताक पर रखती है कि कहीं कौवा आकर अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसी प्रकार जो हम इंसानों की जो माँ होती है वो भी अपने बच्चों को दुनिया की नज़रों से बचाती है, उन पर आने वाले मुसीबत को भांप कर उनकी रक्षा करती है ना भाई। हम सब जो माँ होती है वो क्या करती है, हमें दुनिया से बचाती हैं, जो हम पे संकट आने वाला होता है वो खुद पे ले लेती हैं। तो यही सब बातें बतख की माँ भी करती है। अब यहाँ पे है लू और उपचार। तो जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए उपचार करने के लिए ग्रामीण लेवल पर क्या होता था। तो अगर मान लो गर्मियों में दोपहर के समय ना लू लग जाती थी, बहुत बारी होता क्या था, लेखक एक बारी, गर्मियों का टाइम था, चुपचाप से बाहर निकल जाता, ठीक है। तो लेखक जब बाहर निकल जाता था तो होता क्या है, लू से बचने के लिए माँ धोती या फिर कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। जो धोती होती है, ठीक है, अब उस धोती के अंदर उसको प्याज बांध देती थी, मतलब धोती के अंदर प्याज बांध देती थी गांठ लगाकर, या जो प्याज बांध देती थी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर प्याज बांध दिया तो उससे क्या है, लू वगैरह लगने के चांस कम होते हैं। लू अगर लग चुकी है तो कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था, आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता था, आम का शरबत। फिर उसे देह में लेपा भी जाता था, देह यानी कि बॉडी में उसको लेपा भी जाता था, उससे नहाया भी जाता था, उससे सिर भी धोया जाता था। तो ये कुछ उपाय, कुछ उपचार बताए गए हैं अगर लू लग जाती थी तो, ठीक है। आई होप आपको इजीली समझ आ रहा होगा। तो लू लगना बहुत ही कॉमन है, आज भी अगर हमें लू लगती है तो हम ये सारे आप अगर उपचार करते हो तो आपको ज़रूर इसका जो है असर देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है ये जितने भी ग्रामीण तरीके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बिस्कोहर में बरसात। तो बिस्कोहर गांव के अंदर देखो, बिस्कोहर में बरसात आने से पहले बादल ऐसे घिरते थे कि दिन में ही अंधेरा हो जाता था। लेखक बता रहा है अपनी आत्मकथा में कि जब बारिश का टाइम होता था बादल ऐसे होते थे, मान लो दिन में ही रात का अंधेरा हो गया हो, ठीक है, और बरसात कई दिन तक होती थी, जिसके कारण कच्चे घरों की दीवारें गिर जाती थी तथा घर धंस जाया करते थे। तो कभी कभार क्या होता था, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जो कच्चे घर होते थे वो कभी कभी बारिश में गिर जाते थे, उनकी दीवारें वगैरह गिर जाया करती थी। तो बारिश सुंदर भी लगती है गाँव में, आप कभी गाँव की बारिश देखोगे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर बारिश बहुत मूसलाधार हो जाए तो उसके कारण अक्सर घर वगैरह बह जाते हैं, घरों की दीवारें वगैरह भी गिर जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, बरसात आने पर पशु पक्षी सभी पुलकित हो उठते हैं, खासकर मोर। बरसात आती है, मोर नाचने लगते हैं, और जब जितने भी जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनमें खुशी आ जाती है। और बरसात के समय कई कीड़े मकोड़े भी निकल जाते हैं, आज भी आपने देखे होंगे, क्योंकि उमस के कारण जो मछलियां होती हैं वो भी मर जाती हैं। और पहली बारिश में दाद खाज फोड़ा फुंसी भी ठीक हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और फोड़ा फुंसी हो भी जाती है, कईयों को क्या होता है, बारिश होती है तो बारिश के समय खुजली भी हो जाती है, क्योंकि कई तरीके के कीड़े मकोड़े ये सब निकलते हैं ज़मीन से, कभी काट लेते हैं तो फोड़ा फुंसी वगैरह भी हो जाती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे गांव के सांपों के बारे में। सांप यानी कि स्नेक्स, तो स्नेक्स के बारे में देखते हैं। मैदानों में, खेतों में, तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं। सांप को आप देखोगे तो डर भी लगेगा, दूर से देखोगे तो मज़ा भी बहुत आएगा, ठीक है। लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं भाई सांप देखने में, कई डर भी जाते हैं अगर असलियत में सामने आ गया तो एक सांप का नाम है यहाँ पर, जिसका नाम है डोडहा और मजगिदवा। इनमें विष नहीं होता, विष यानी कि जहर नहीं पाया जाता, और डोडहा को वामन जाति का माना जाता है। माना कि इनको ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त है, इनको मारना समझो ब्राह्मण की हत्या, यानी कि आप इस जाति के सांप को मार नहीं सकते, पाप चढ़ेगा। और कई इसके अलावा एक और सांप है, एक सांप है धामिन। धामिन नाम से जो सांप होता है ये भी विषहीन होता है, मीन्स इसके अंदर कोई जहर नहीं पाया जाता। इसके अलावा घोर, कड़ाइच, भटिया,
तथा गेहून, ये 3 सांप बहुत खतरनाक माने गए हैं। ये भाई सबसे खतरनाक है, जिसमें से सबसे अधिक गेहून जो है वो खतरनाक होता है, और इसको फेंटारा नाम से भी जाना जाता है गाँव में। ठीक है, तो ये कुछ सांपों के बारे में था। तो देखो अब मैं आपको सांप दिखाता हूँ कितने प्रकार के हैं। ये सारे सांप हैं जो बिस्कोहर में पाए जाते हैं, जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो 1 बाय 1। ठीक है, ये हो गया। ये देखो भाई कितना खतरनाक है, समझ रहे हो? पेड़ पे बैठ जाए तो पत्तियों में दिखेगा भी नहीं कहाँ बैठा है, हरे कलर का, और एकदम से अटैक करता है। ठीक है, और फूल और दवा, अब हम कुछ फूलों के बारे में पढ़ेंगे जो औषधीय फूल समझे जाते थे। तो गांव में लोग प्रकृति के बहुत निकट होते हैं ना, गांव में किसी को कुछ हो जाता है तो उपचार करते हैं, जड़ी बूटियां लाते हैं। तो लेखक के अनुसार फूल केवल गंध नहीं देते बल्कि दवा भी करते हैं, है ना। फ्लावर से केवल खुशबू नहीं आती, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो खुशबू के साथ साथ इलाज भी कर देते हैं बहुत बीमारियों का, क्योंकि गांव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा ही किया जाता था। समझ रहे हो? आप मानोगे फ्लावर से किसी बीमारी का भी इलाज हो सकता है। ठीक है, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो ये जो फ्लावर आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसे आम के फूल हैं, देखो एक तो ये फूल हो गया, इसके अलावा आम का फूल हो गया। ठीक है, तो फूलों की गंध से महामारी, देवी, चुड़ैल, ये सारी चीज़ों को भी ठीक किया जाता था। गुड़हल के फूल को देवी का फूल माना जाता है। बेर के फूल सूंघने से बर्रे तथा ततैये का डंक झड़ जाता है। मान लो कोई ततैया ने डंक मार दिया आपको, येलो कलर का ततैया उड़ता रहता है जो, तो बेर के फूल से उसको ठीक किया जा सकता था। और आम के फूल तो कई रोगों में काम आते हैं। नीम का तो आपको पता है एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक। आप अगर नीम का पत्ता आज भी चबाते हो, नीम के पत्ते से कुछ करते हो तो इलाज में काम आता है। और वो चेचक में भी रोगी के लिए पास में रखे जाते हैं। किसी को चेचक हो जाता है, माता निकल जाती है, तो उसमें भी नीम वगैरह पास में रखा जाता है। आपने ये सब तो कभी ना कभी देखा होगा। तो फूल जो है सिर्फ सुगंध नहीं करते, वो दवा भी करते हैं। प्रकृति नारी के बारे में समझते हैं। तो देखो अपने एक रिश्तेदार के घर जब लेखक गया तो वहां पर उसने अपनी एक उम्र से बड़ी औरत देखी। ठीक है, अब भाई लेखक जाता है कोई रिश्तेदार के घर पे, वहां पे उसको दिखती है एक औरत अपने से बड़ी उम्र की, तो जिसकी सुंदरता लेखक के दिल में बस गई। भाई उसको भाई पसंद आ गई, अगर एज से बड़ी थी तो उसको अच्छी लगने लगी, पसंद आ गई। और लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगी। जितना लेखक प्रकृति से प्यार करता था, नेचर से प्यार करता था, लेखक कहता है मानो साक्षात प्रकृति इस नारी का रूप लेकर मेरे सामने खड़ी हो। वो कहता है कि इतनी सुंदर नारी मैंने आज तक नहीं देखी। और प्रकृति के समस्त दृश्यों, जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू में उन्हें औरत नजर आने लगी। लेखक जहां देखे चांदनी में वो औरत नजर आए, ठीक है, फूलों की खुशबू में उसे वो औरत की खुशबू आए, यानी कि वो औरत के पीछे वो पागल हो गया। उसको ऐसा लगने लगा कि भाई ये प्रकृति में हर जगह वो नारी ही नजर आ रही है। लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में आ गई, मान लो खुद नेचर ही उस नारी का रूप लेकर उसके सामने खड़ा हो। तो लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया, उससे अपनी भावनाओं का इजहार ना कर सका। भाई वो मन ही मन अंदर रख के रह गया, वो बता नहीं सका कि वो कितना उनको पसंद करने लगा था, क्रश आ गया था उसके ऊपर। तो वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है, आंखों में एक व्यथा लिए दिखती है। अब भाई बात हो रही है, वो जो नारी है सफ़ेद कलर की साड़ी पहनती है, उम्र में बड़ी भी है उससे, वह इंतजार करती हुई दिखती है। लेखक के लिए वह संगीत, मूर्ति, नृत्य आदि कला के हर आस्वाद में मौजूद है। लेखक को नृत्य में हर जगह वो लग रही, मतलब चाहे नृत्य ले लो, मूर्ति ले लो, हर जगह लेखक को वो नारी नजर आ रही है, संगीत में वो नारी दिख रही है। लेखक के लिए हर सुख दुख से जोड़ने की सेतु है, यानी कि लेखक कहता है ये नारी बस मुझे मिल जाए, मेरा तो सुख दुख सब ठीक हो जाएगा। उसे नारी प्रकृति की तरह ही लगने लगी, यानी कि जितना वो प्रकृति से प्यार करता था, लेखक उतना ही प्यार में पड़ गया इस नारी के भी। ओके, तो ये नारी वाला प्रसंग यहाँ पे खत्म करते हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।